नमस्कार है वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूवर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज की सुबह आपके साथ हो गए, आज की सुबह आपके साथ है प्रेरणा। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं अजय कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी सर हमारे आज के कार्यक्रम बिहार बिहान में। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो सर आपका बहुत स्वागत, और आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपने एक लंबे वक्त तक आपने तकरीबन 3 दशक तक आपने प्रसार भारती में भी अपनी सेवा दी है। आज प्रसार भारती में आप पुनः आए हैं, आपका इसलिए विशेष रूप से स्वागत। जी। लेकिन शुरुआत में उस विषय से करना चाहूँगी जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई है और लोग आपको उस नाम से जानते हैं। थारू जनजाति एक ऐसी जनजाति जिस पर बातें बहुत कम हुई हैं, लेकिन इसकी शुरुआत आपने की। भारत की एक अनूठी प्रजाति। मैं ये जानना चाहूँगी कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्यों आपको लगा कि इसी विषय पर आपको काम करना चाहिए और आपने अपना शोध किया, इसी विषय को शोध का विषय चुना। एक्चुअली जेएनयू में जब मैं पीएचडी के लिए शीर्षक का चयन करना था, तो मैं कोई भी शीर्षक किसी भी टॉपिक पर काम कर सकता था। ये भी था कि मैं वहाँ दिल्ली में ही किसी विषय पर किसी लाइब्रेरी में जाकर कहीं भी जाकर के मैं अपना काम कर सकता था। लेकिन मैंने ये थारू पर क्यों चुना, इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरा एक दोस्त था धनराज खतैत। उसको लोग मझौआ का बागड़ कहते थे। बागड़ मतलब कि मूर्ख है, क्या कहते हैं कि फूल है, इस तरह के लोग बोला करते थे। तो मुझे ये बहुत खटकता था कि जो आदमी इनोसेंट है, जो ट्रांसपेरेंट पर्सनालिटी है, जिसकी जो निश्चल है, निष्कपट है, उसको ऐसा क्यों कहते हैं। तो वो बचपन से मुझे वो कुरेदता रहता था और इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं काम करूं तो मैं क्यों नहीं उस पर काम करूं। और दूसरा कारण था कि मेरी जन्मस्थली बेतिया पश्चिम चंपारण है। तो मेरे दिमाग में ये भी था कि मैं अपने जो जन्मस्थली है वहाँ पे जाके वहाँ के लोगों के लिए कुछ काम करूँ। तो एक तो वो मुझे मिल गया इंस्पिरेशन धनराज खतैत, दूसरा कि अपनी जन्मस्थली पर कुछ काम करूं, और तीसरा मेरे दिमाग में ये भी था कि मैं चाहता था कि जो थारू हैं, उन थारू जनजाति की अपनी विशिष्टता है, वैशिष्ट्य है, तो उनके बारे में लोगों तक ये जन जन तक पहुँचे, लोगों को जानकारी हो कि वो मूर्ख नहीं है। मैं तो उन्हें ईश्वर के ज़्यादा करीब मानता हूँ। मेरी दृष्टि में जो जितना ट्रांसपेरेंट है, जिसमें गुत्थियाँ जितनी कम है, वो ईश्वर से उतना करीब है। तो मैंने ये सब सोच करके इस शीर्षक पर, इस टॉपिक पर मैंने कार्य करना प्रारंभ किया। और उसी कार्यक्रम के दौरान उसी के दौरान 85 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ पीएचडी के लिए, और मैं 88 में मैंने सोचा कि उनके बीच में रह के काम करूं। तो सोशियोलॉजी में एक टेक्निक है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, फील्ड स्टडी का ये टेक्निक है, जिसमें आप उनके बीच में रह करके और उनके बारे में जानकारी लेते हैं और उनकी जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी माने उतार चढ़ाव हैं या सोशल इंटरेक्शंस होते हैं, उसको आप नज़दीक से देखते हैं और फिर अपना ये करते हैं। और मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू न्यूट्रल रहूं, और उस आधार पर मैंने, और ये जो रिसर्च है मेरा 88 से लेकर के मैं फील्ड में रहा, 2009 तक मैं मतलब इतने सालों तक मैं उसमें रहा। ये कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई, लेकिन मेरे लिए ये बहुत लाभदायक रहा, इस माने में कि इस बीच में अगर मैं 1-2 साल में वो काम कर लेता, तो जो चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड की हैं, डिफरेंट जो आयाम हैं इसमें, लाइक जो बिहार से झारखंड का अलग होना, ठीक है, पहले ये हुआ, और 2003 में इनका शेड्यूल ट्राइब होना, और शेड्यूल ट्राइब के बाद जब रिजर्वेशन मिला तो उसका क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे रिसर्च में इंक्लूडेड हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने उनको ये भी कहा कि शेड्यूल ट्राइब आप नहीं हैं, इसलिए शेड्यूल ट्राइब के लिए आप अपना आवेदन दीजिए, निवेदन कीजिए, सरकार के पास जाइए। बैठने से नहीं होगा, आपको अपनी बातें सरकार को रखनी होगी, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब जो थारू हैं वो उत्तर प्रदेश नाउ उत्तराखंड के जो थारू नैनीताल वगैरह के हैं, वो बहुत पहले से ही शेड्यूल ट्राइब हैं। लेकिन हमारे ये पश्चिम चंपारण के थारू ये इससे वंचित रहे हैं, और इस वंचित होने की वजह से इनका बहुत शोषण हुआ है।
मैं तो बहुत नज़दीक से देखता हूँ और आज भी मैं वहाँ जाता रहता हूँ। ये नहीं कि रिसर्च ख़त्म हो गया तो मैंने छोड़ दिया, आज भी मैं वहाँ जाता हूँ। अभी मैं वहाँ से होके आया हूँ, 2022 चल रहा है, इस समय भी मैं वहाँ गया हूँ, उनकी झोपड़ी में, उसी झोपड़ी में रहा हूँ जिस झोपड़ी में मैं रहा करता था। क्या बात है। तो उस वो है, फ़र्क इतना है कि उस समय सड़क नहीं था, उस समय कोई कम्युनिकेशन नहीं था, उस समय बिजली नहीं थी। उस स्थिति में मैं वहाँ रहता था 88, 89, 90 में। तो अब क्या है कि अब सड़कें बन गई हैं, अब बिजली पहुँच गई हैं और कम्युनिकेशन ये हो गया है। और ये जो 2003 के बाद जो नीतीश जी की सरकार आई, तो उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए, क्योंकि वो जो अब मेजर ट्राइब हो गए, जब झारखंड अलग हो गया तो थारू मेजर ट्राइब हो गए, तो फंड वगैरह भी वहाँ जाने लगा और वहाँ पर बहुत सारे काम होने लगे और वो दृष्टिगोचर होने लगा, दिखाई देने लगा, क्योंकि मैं बराबर जाता रहता हूँ और उनके जीवन यापन में, जीवन में परिवर्तन होने लगा। फिर एक और घटना घटी जो छितौनी पर पुल बन गया रेलवे का, तो इससे उनका मूवमेंट भी शुरू हो गया। मतलब कि वो पहले जो ट्राइब होते हैं वो अपने ही इलाके में, अपने ही क्षेत्र में सीमित रहते हैं, लेकिन ये इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। उस समय तो मैंने मजबूरी से थे, लेकिन अब जो है सो बेरोजगारी और रोजगार के तलाश में वो अब धीरे धीरे मूवमेंट उनका होने लगा जब ये रेल सेवा प्रारंभ हो गई। तो ये सारी चीज़ें ऐसे कोइंसाइड की कि उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने लगा। हालांकि शोषण उनका आज भी होता है। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए मैंने इन पर इस थारू जनजाति पर शोध करने का सोचा था। तो आपने कारण बताया, लेकिन ये जानना चाहूँगी आपसे अजय जी कि आपने ये फैसला तो कर लिया, आपने ये निर्णय तो किया कि आपको इस पर शोध करना है, लेकिन एक तो शोध कार्य वैसे ही कठिन कार्य होता है और वो भी आपने विषय भी चुना, वो काफ़ी कठिन चुना। तो मैं इसकी चुनौतियों के बारे में अगर आपसे जानना चाहूँ कि किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा या क्या दिक्कतें आई, या अगर आसानियाँ रहीं तो आप उसका भी जिक्र करें। क्या रहा पूरा ये जो आपका सफर रहा? बाधाएं और कठिनाइयाँ तो जीवन में लगी रहती हैं, वो जीवन का पार्ट है। मैं उसको बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेता हूँ। अगर बाधाएं नहीं आएंगी तो आपको उनकी स्थितियों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में ज्ञान या भान नहीं होगा। तो मैं तो दिल्ली में पढ़ता था, जेएनयू में पढ़ता था और सब सुख सुविधाएं वहाँ थी, लेकिन फिर भी मैंने निर्णय लिया, आपको बताया था कि मैंने क्यों निर्णय लिया कि इनके साथ काम करूं। तो उस समय जो परिस्थिति थी, उस समय जो स्थिति थी, सड़कें नहीं थी, आने जाने का कोई ये नहीं था, मैं कौन सा गांव चुनूं, किस गांव का चयन करूं, ये सब मेरे दिमाग में था। तो मैं जो है रामनगर गोवर्धना रोड में गया अपने मित्र के साथ, और मेरे जो एक मेरे जीजा जी हैं, प्रोफेसर बलराम मिश्र, उन्होंने अपने दोस्त के यहाँ पहले ठहराया मनचंगवा में। वहाँ से मैं 3-4-5 किलोमीटर पैदल आया करता था, और पैदल मैं रामनगर से भी जाया करता था, क्योंकि उस समय कोई साधन नहीं था आवागमन का। कभी एक्का मिल गया, नहीं मिला तो पैदल। सड़कें खराब थी, वो पुल भी नहीं था वहाँ पर, नदी जैसे भी है उसको क्रॉस करते थे, गर्मी हो जाड़ा हो जो भी हो उसमें आदमी उसमें जाता था। तो ये चुनौतियाँ तो थी, और सबसे बड़ी बात कि मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। मेरी माँ बेतिया में है, लेकिन मैं उनसे बात नहीं कर पाता था। जी हाँ, यानी कि चुनौतियाँ कई रही। वो रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता भी है, धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर। मुझे लगता है कि ये बाधाएं आपके व्यक्तित्व के निर्माण में, बेशक उसके निखार में आपको निखार आया होगा आपके व्यक्तित्व में। ये जानना चाहूँगी कि वो आपके जीवन का हिस्सा तो बन गई, लेकिन आपके इन प्रयासों से, आपने जो शुरुआत की थी, जो शोध किया, उनके जीवन पर क्या बड़ा बदलाव देखने को मिला? उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? ये तो मैं अगर इसका आकलन करूं तो मुझे खुद, जैसे मैं कहना चाहूँगा कि ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे कराया जा रहा है। मैं माध्यम हूँ ईश्वर का, और मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मैं अहंकार आ जाता है। तो लेकिन मैं कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, आपने प्रश्न पूछा है कि इससे क्या वहाँ पर परिवर्तन हुआ, क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला तो कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई उनमें। जो आदमी किसी से बातचीत नहीं कर सकता था, डरता था हर चीज़ों से, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई। दूसरा है कि उनकी जो सांस्कृतिक धरोहर है
और उनके जो जो टर्म्स यूज होते हैं, जैसे किनशिप मैरिज में गजुआ गजुई टर्म यूज होते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम है उनका गुमास्ता, वो हैं, ये लोग नहीं जानते हैं। और बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि उनके मतलब कि उस ट्राइब स्पेसिफिक है, वेस्ट चंपारण के ट्राइब स्पेसिफिक है। उन टर्म्स का भी उनके उनके मैंने इकोनॉमिक सिस्टम का, उनके पॉलिटिकल सिस्टम का, उनके कल्चरल सिस्टम का, उनके जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा कि वहाँ का जो आनंदी का चावल है, आनंदी का भूजा है, वो बहुत ही मीठा होता है। मैं तो चाहूँगा कि इसकी ब्रांडिंग की जाए। मैंने अपने वीडियो में डाला भी है कि आनंदी का भूजा जो आनंद देता है वैसा आनंद कहीं नहीं मिलेगा, उसकी ब्रांडिंग की जा सकती है। फिर वो जो सो वहाँ पर जो सवाई घास है और भी चीज़ें हैं जो जंगल की उपलब्ध होती हैं, उन चीज़ों से वो डगरा डोरी वगैरह बहुत सुंदर सुंदर ये सब बनाते हैं, जिनकी भी ब्रांडिंग की जा सकती है। आज मैं आपके माध्यम से और इस मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि ये अगर होगा तो वहाँ की परिस्थितियाँ बदल जाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें थारुओं की हैं जिनको हम ब्रांडिंग करके उसको आगे बढ़ा सकते। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं लोकल को हम ग्लोबल करें, हम वोकल बने और लोकल को ग्लोबल करें। तो लोकल जो हमारी ये है, लोकलाइजेशन जो है, उसको इन्वर्सलाइजेशन करें, जो हम सोशियोलॉजी में टर्म है पेरोकियल से पेरोकिलाइजेशन। और जब उस चीज़ का इन्वर्सलाइजेशन होता है तो वो यूनिवर्स तक पहुंच जाता है। तो इसका ग्लोबलाइजेशन करने की जो ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता है। तो ये हुआ, ये पार्ट हुआ, इन सब चीज़ों को मैंने किया। फिर मैंने उनके जो शेड्यूल ट्राइब बनने के लिए उसमें भी मैंने लिखा भी है और कई पत्रिकाओं में लिखा भी है। इनको मैंने कहा भी है। अखिल भारतीय थारू कल्याण संघ के वो जनरल सेक्रेटरी थे जिनके घर में मैं रहता था। बखरी बाज़ार वो गांव है जिस गांव का मैंने चयन किया था, उस गांव का। तो उस गांव के वो जो थे शंकर महतो जी, श्री शंकर महतो जी अब नहीं है, उन्हीं के झोपड़ी में जो मैं रहता था। तो वो वहाँ पर जनरल सेक्रेटरी थे, तो इसलिए मैं उनको बराबर ये चूँकि साथ मैं बातचीत करता रहता था, तो उनको बार बार मैं प्रोत्साहित करता रहता था कि आप जो है सो इसको मिलें राज्य लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर, जिससे भी मिलना है। तो वो पहले वो मिले थे उनसे, क्या नाम है, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से मिले थे। बाद में रामविलास पासवान जी और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 2003 में शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय था, नीतीश जी यहाँ थे उस समय 2003 में ये आदिवासी शेड्यूल ट्राइब का उन्हें मिला। ये तो इसमें भी हम एक माध्यम रहे हैं और उन लोगों को मैंने मदद की। फिर मैं वहाँ पर जा कर के बच्चों को जब भी मैं जाता हूँ तो वहाँ पर किताब पेंसिल बांटने के अलावा उनको प्रेरित करता हूँ कि वो पढ़ें, वो स्वच्छता पर भी ध्यान दें और पढ़ाई करें। मैं कहता था कि आप स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। इस तरह की चीज़ बच्चों में मैं उनको उत्साहित करता रहता हूँ। आप बच्चों को आपने उत्साहित किया, आप प्रेरणा के कारक बने। हमने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की, आपके शोध पर हमने बात की, लेकिन एक और विषय जो आपकी ज़िंदगी के बहुत करीब रहा है, आप एक वरिष्ठ मीडिया कर्मी हैं और आपने मीडिया में लगभग 3 दशक से अधिक का वक्त आपने दिया है और अपने बेहतरीन और सराहनीय प्रयासों से आपने बहुत बड़े बड़े बदलाव भी किए हैं। कुछ इसके बारे में अगर हम जानना चाहें, आपके अनुभवों के बारे में, तो क्या जिक्र करना चाहेंगे हमारे साथ? मैं अपने बारे में क्या बताऊं, लेकिन आप पूछ रही हैं तो मैं ये कहूँगा कि मेरी बहुत सारे रचनाएं प्रकाशित हुई थी। जैसे योजना में एनालिसिस निकलता था उसमें, और दैनिक हिंदुस्तान में मैं लिखा करता था, जिसमें कोरिया पर भी मैं बहुत कुछ लिखा हूँ, वो एडिटोरियल पेज पर भी वो छपा है। और इसके अलावे जो मीडिया की बात करनी है तो मैं एक न्यूज़पेपर्स कुछ था, यूनाइटेड न्यूज़पेपर्स करके, उसमें मैं दूरदर्शन आकाशवाणी में आने से पहले कॉरेस्पॉन्डेंट था वहाँ पर। उसके बाद यहाँ आने के बाद दूरदर्शन में मुझे दूरदर्शन के जितने भी चीज़ें हैं उसका पार्ट, अहम हिस्सा होने का मौका मिला। जैसे कि 3-4 चैनल जो शुरू हुए, डीडी इंडिया, डीडी स्पोर्ट्स, डीडी कशीर और डीडी उर्दू, इन 4 चैनलों को शुरू होने में मेरी भी एक भूमिका रही है। उसके बाद जितने भी स्कीम्स हैं वहाँ पर, जैसे एसएफसी की शुरुआत हुई तो मैं ही था, उस स्पॉन्सरशिप तो पहले से था, कमीशनिंग पहले से था, और मैंने पब्लिसिटी, प्रेस और प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें मैंने देखी। उसके बाद
डीडी स्पोर्ट्स में मैंने कवरेज वगैरह तो छोड़ दीजिए, प्रोडक्शन वगैरह छोड़ दीजिए, मैंने सब कुछ मतलब कि प्रोडक्शन में किया है, अपने भी एंकरिंग और कंपेयरिंग की ज़रूरत पड़ी है तो किया है, वॉइस ओवर का काम किया है, ये सब तो जी। किया ही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ की मुझे जो एक अवसर मिला, लाइव कवरेजेस जितने हुए नेशनल नेशनल में मैं 12 साल रहा हूँ, 12 से 14 साल रहा हूँ, तो वो उसमें जितने भी लाइव कवरेजेस थे और पूरे उसका कोऑर्डिनेशन करना और प्रोग्राम का भी कोऑर्डिनेशन करना, मतलब कि मुझे ये अवसर मिला तो मैंने बखूबी उसको निभाया। और जो मैं बात कर रहा था स्पोर्ट्स इवेंट, मैंने इवेंट मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन, इवेंट मैनेजमेंट वाले अलग होते हैं, हम लोगों ने सारा कुछ किया। दो मौका जो मुझे मिला वो एक नेशनल गेम्स का जो केरला में हुआ था 2015 में, और फिर जो सैफ गेम्स हुआ था असम और मेघालय में, जिसका मैं कहिएगा तो डिफैक्टो इंचार्ज पे ही था, और प्रोडक्शन से लेकर के मैनेजमेंट भी, और कहाँ क्या टेलीकास्ट होगा, कैसे होगा, कौन आएगा, और पेमेंट तक, ये सारी चीज़ें हमने उसमें ये की थी। और एक और चीज़ था कि इंडिजिनस गेम्स जो हुआ था दूरदर्शन पर पहली बार शुरू हुआ मिज़ोरम में एजवल में, तो मैं ही उसका मेन उसमें किरदार था, जो भूमिका मेरी रही उसको ऑर्गेनाइज करने की, सारा कुछ करने की। तो ये सारी चीज़ें अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्शन और कई जगहों पर जा कर के ये करना, लोगों को प्रेरित करना, प्रोग्राम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर, डिफरेंट डिफरेंट लोगों पर, डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स एनिवर्सरीज पर वो सब करना, सबके साथ कोऑर्डिनेट करना ऑल ओवर इंडिया। इसके साथ साथ मैंने ये भी कार्य किया था। तो जो आप मीडिया से पूछ रही हैं, और मतलब कि और मैं क्या कहूँ, इसमें मैंने बहुत सारी जी। चीज़ें हैं। जी, आपने अपने बेहतरीन प्रयास दिए हैं, जी आपने प्रयास किए और उसका एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है। जी अजय जी, आपसे ये जानना चाहूँगी या फिर मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपका साहित्यिक पक्ष भी मजबूत रहा है? आपकी कुछ रचनाएँ प्रकाशित होने वाली हैं, अभी वो उस पर काम ये आप आपको कर कैसे रहे मालूम हैं। हो गया? आप काम कर रहे हैं जी। ये मैं आपसे अगर जानना चाहूँ, आपने चर्चा के दौरान ये कहा कि आपके पिताजी की कुछ रचनाएँ जी हैं जी जिसका जी आपने संकलन पिताजी किया हमारे है। प्रोफेसर रविन्द्रनाथ ओझा जी बेतिया महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय में अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष थे। तो वो अंग्रेजी के और हिंदी के, संस्कृत के और भोजपुरी के बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत बड़े वक्ता भी थे। तो उन्होंने, उनकी कई किताबें छपी हैं, जो निर्माल्यम है, नैवेद्यम है, सत्यम शिवम है, शिवम सुंदरम है। उनकी ललित निबंध उनकी विधा रही है, उस पर उनके काफ़ी चर्चित भी रही हैं, और उनका दूरदर्शन से साक्षात्कार भी हुआ है जो आर्काइव्स में पड़ा हुआ है। तो चूंकि दूरदर्शन की बात हो रही थी इसलिए मैं बोला। और अभी 13 मई को उनका जब पुण्यतिथि थी तो उसका प्रसारण भी हुआ था डीडी भारती पर। तो वो तो हमारे पिताजी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी बहुत सारी अप्रकाशित रचनाएं जो हैं अभी मेरे पास हैं, जिनमें देख रहा हूँ कि बहुत उम्र है। तो मैं खुद ही उसका टंकन करता हूँ, मैंने टाइपिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरे को नहीं दे सकता। दूसरे को दूंगा तो वो समझ नहीं पाएगा, भाषा भी नहीं समझ पाएगा, शब्द भी नहीं समझ पाएगा, मुझे बैठना ही पड़ेगा। तो मैंने ये सोचा कि मैं पिताजी की साहित्यिक यात्रा के साथ खुद क्यों न चलूँ, और ये धरोहर है, विरासत है उनकी, उसको लोगों के बीच में लाऊँ। तो इसका कार्यक्रम भी मैंने मेरा चल रहा है। उसके बाद मेरा आप देख रहे हैं शोध कार्य है, एमफिल का है, इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन पर, थारू पर, वेस्ट चंपारण पर तो है ही। इन सब चीज़ों को भी मुझे उसको प्रकाशित कराना है, ताकि वो जन जन तक। ऐसे आपको बता दूं कि मेरा जो पीएचडी है वो नेट पर उपलब्ध है, पैटर्न ऑफ सोशल चेंज अमंग द थारूज ऑफ वेस्ट चंपारण इन बिहार, वो नेट पर उपलब्ध है। तो उसको हम मतलब कि कोई भी उसको पढ़ सकता है, जा सकता थ्रू JNU शोध गंगा एक है, उसके थ्रू करके वो नेट पर डाला हुआ है। तो मैं उन सब चीज़ों को, अब मेरा आयाम जो इतना 50 साल का उनके साथ संपर्क रहा है थारुओं से, apart from 30 almost 3 decades as intensive and extensive research based on participant observation, तो मैं पूरी जो यात्रा है थारुओं की, वो भी और अपना रिसर्च मिला करके मैं एक वो प्रकाशित करना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि मैं हिंदी में भी इस पर थारुओं के ऊपर कुछ लिखूँ। मैं बहुत जुड़ गया हूँ उनसे, बहुत जुड़ाव हो गया है, लगाव हो गया उनसे। पीएचडी होने के बाद भी, हमारी उसको उपाधि मिलने के बाद भी मैं वहाँ जाता हूँ। ये इसका बहुत बड़ा मतलब कि क्या कहते मैंने उदाहरण है कि मैं अभी भी वहाँ जाता हूँ, जुड़ाव का, लगाव का, जी। वो बॉन्डिंग का। जी। अजब सी बॉन्डिंग है ये, मैं इसको अभिव्यक्त नहीं कर सकता, मैं ही फील कर सकता हूँ कि ये बॉन्डिंग क्या है। आपने ख़ुद को इतना डेडिकेट किया है उनके लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपकी ये बॉन्डिंग स्वाभाविक है, ये लगाव स्वाभाविक है। अजय जी, आप
अगर आपके बारे में ये मैं जानना चाहूँ कि आपकी जो रुचि है वो संगीत में भी काफ़ी रही है, आप और कहाँ कहाँ से ये खोज के लाई हैं प्रेरणा जी, मुझे समझ में नहीं आया। जी, हमारी औपचारिकता होती है कि हम अपने जो विशेषज्ञ हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी तो जी रखें जी 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 बातचीत के पूर्व। जी जी। तो अजय जी, ये अगर आपकी जो सांगीतिक रुचि है, संगीत के प्रति जो रुचि है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? या अगर आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना कर सुनाना चाहें, तो ये सबसे बेहतर होगा। तो आप इसमें मैंने फिल्मी चाहेंगी या कुछ जैसे, जो भी आपका पसंदीदा हो, आप आप बताएं क्या आप क्या चाहेंगी, दर्शक आपके क्या चाहते हैं? सुबह का वक्त है, अगर आप कुछ शुरुआत करें, क्योंकि अगर आप शुरुआत करना चाहें किसी गज़ल से, भजन से, तो आपका नहीं, स्वागत है। मैं राग भैरवी है, राग भैरवी के बारे में थोड़ी सी ये करूँगा कि जी। राग भैरवी तो प्रातः काल का ही राग है, और इसमें जो रे ग ध नी जो है कोमल स्वर लगते हैं इसमें, बाकी सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। तो बाकी आरोह अवरोह जो होता है और पकड़ जो होता है वो तो होता है, वो चर्चा करेंगे तो मैंने वो बोलेंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा। मैं सीधे आ जाता हूँ स्थाई और अंतरा पर। जी, तो स्थाई में है स्वागत है। डगर चलत छिड़े श्याम सखीरी। सुनिए। स्वागत है। डगर चलत छेड़े श्याम सखीरी, डगर चलत छेड़े श्याम सखीरी, मैं दूंगी गारी निपट नारी, मैं दूंगी गारी निपट नारी, डगर चलत छेड़े श्याम सखीरी, डगर चलत छेड़े श्याम सखीरी, पनिया भरत मोरी गागर फोरी, पनिया भरत मोरी गागर फोरी, नाहक बहियम रोरी झक झोरी, नाहक बहियम रोरी झक झोरी, पनिया भरत मोरी गागर फोरी, पनिया भरत मोरी गागर फोरी, नाहक बहिया मरोरी झकझोरी, डगर चलत छेड़े श्याम सखीरी, डगर चलत छेड़े, डगर चलत छेड़े, डगर चलत छेड़े श्याम सखीरी। क्या बात है। तो तो ये आप मैंने शॉर्ट में इसको किया, आप क्योंकि सुंदर लंबा। कंठ के भी धनी हैं, और आपने बहुत सुंदर ये राग, अभी सुबह का राग, राग भैरवी हमारे सामने आपने प्रस्तुत किया हमारे दर्शकों के लिए। जी। कुछ और अगर आप सुनाना चाहें अपना पसंदीदा, तो क्या मैं सुनाना एक चाहेंगे? फिल्मी गाना थोड़ा सा जी छोटा सा, मतलब क्योंकि समय की भी पाबंदी रहती है, मैं जानता हूँ। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी, ठीक बहुत है। सुंदर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर आप कहेंगे तो, अगर समय है तो जी अंतरा। बिल्कुल बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में, हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में, हमने भी इनको
छुप छुप के आते देखा इन गलियों में, ये सच है झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। समय की बहुत पाबंदी है इसलिए खूबसूरत, मैं बहुत ही सुंदर। जी कहते हैं कि ज़िंदगी एक किताब है और इस किताब के कई पन्ने हैं, और जी हाँ आपने उन पन्नों में हर भिन्न भिन्न रंगों से अपनी ज़िंदगी को आपने संवारा है और उन पन्नों को इतना खूबसूरत बनाया। उसमें कई सारे पक्ष हैं, आपका साहित्यिक पक्ष, आपका शोध, आपका मीडिया का अनुभव, आपका ये सुरीला अनुभव। योग भी है। जी हाँ, मैं योग अभी इसके बारे में ही चर्चा करने जा रही थी। योग भी आपकी ज़िंदगी का एक, आपके जी जीवन का हिस्सा एक है जी। मजबूत पक्ष है, एक हिस्सा है। योग को आपने अपने जीवन में शामिल किया है, क्या बताना चाहेंगे? योग मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। प्रतिदिन मैं सुबह में उठ जाता हूँ 5 बजे और योग और प्राणायाम करता हूँ। मैं कुछ बता देता हूँ मैं कौन कौन सा करता हूँ, और मैं ये भी कहूँगा कि सबको करना चाहिए योग। योग जो है वो आपके जीवन को, आपके व्यक्तित्व को मजबूती प्रदान करता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो योग में जैसे मैं भ्रस्त्रिका, अनुलोम विलोम हुआ, कपालभाति हुआ, और भ्रामरी हुआ, और मंडूकासन हुआ, उसके बाद मरकटासन हुआ, भुजंगासन हुआ, और जो मैं कर सकता हूँ सर्वांगासन हुआ। मैं शीर्षासन करने में थोड़ी दिक्कत होती है तो मैं सर्वांगासन करता हूँ। तो ये सारे योग, और भी कुछ जैसे होता है उज्जयी वगैरह है वो भी करता हूँ, लेकिन ये सब मैं नियमित रूप से डेली करता हूँ। तो जी। योग से मेरा जुड़ाव है। और औषधीय जो हमारे वो हैं, जो आयुर्वेदिक औषधि है और हमारे जो प्लांट्स हैं उनका मैं ज़्यादा प्रयोग करता हूँ। जैसे आप थोड़ा सा आप कहेंगे, जैसे एलोवेरा का, गिलोय का, नीम का, तुलसी का, ये सब चीज़ों का मैं प्रयोग अपने जीवन में, मैंने जीवन शैली मेरी बन गई है। क्या मैं बात दूध, चाय के दूध, ये चाय जो है दूध की चाय मैं नहीं पीता हूँ। जी, जी क्या बात है! तो आपने अपने जीवन को, अपनी दिनचर्या को नियमित और संयमित कर रखा है, जिसका ही ये परिणाम है, ये सुदृढ़ काया। सर, क्या बात है। जी, सर आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर मैं बात करूँ आपके प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में, कब हुई, कहाँ हुई, कैसे उसकी शुरुआत हुई? क्योंकि आपने यूपीएससी भी जी क्वालिफ़ाई जी किया जी है, जो बहुत बड़ी बात है और गौरव की बात होती है किसी भी हम आमजन के लिए। क्या बताना चाहेंगे उन अनुभव के बारे में, उन दिनों के बारे में कि कैसे आपका वो बचपन का माहौल कैसा था? कैसे आप वहाँ तक पहुँचे? कैसे आपको प्रेरणा मिली कि आपने यूपीएससी क्वालिफ़ाई किया? देखिए, मैं एमजे के कॉलेज, नहीं सॉरी, केआर हाई स्कूल में स्कूलिंग मेरी हुई। उसके पहले मैं चौथी तक फकराना मिशन वहाँ था, मिशन था। उसके बाद मैं 5वीं में आ गया केआर हाई स्कूल बेतिया में। और केआर हाई स्कूल से मैट्रिकुलेशन के बाद मैंने वैसे मेरा एडमिशन हो गया था सेंट जेवियर्स में और पटना साइंस कॉलेज में, लेकिन पिताजी हमारे जेपी मूवमेंट काफ़ी एक्टिव थे, तो मिसा में वो अरेस्ट हो गए थे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो पटना में या सेंट जेवियर्स कॉलेज में जो एडमिशन होना था मैं नहीं आ पाया, तो आईएससी मैंने वहीं से की, एमजे के कॉलेज से। और उसके बाद मैं पटना में आया, पटना से मैं बीए ऑनर्स किया। उसके बाद मैं जेएनयू चला गया, वहाँ से मैंने एमए, एमफिल, पीएचडी की। फिर डीयू से मैंने लॉ किया, फिर और बहुत सारे डिप्लोमा किया। लैंग्वेज में भी एक आप कहेंगे तो कोरियन लैंग्वेज में मैंने डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स किया है मैंने। और मैंने वही जो बताया था कि हिंदुस्तान में मेरी कई आर्टिकल छपे हैं कोरियन पर भी। तो ये मेरी यात्रा, जो शिक्षा की यात्रा है, वो रही है। और बाकी अपना ये सब चलता रहता है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है, जो लोगों के बीच में पहुंचानी है। तो और बेसिकली यही है मेरा, मैंने शिक्षा की जहाँ तक बात है। जी, बिल्कुल। जी और अगर मैं बचपन के दिनों की बात करूँ, तो अगर कुछ आप अपने कुछ वैसी यादें अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें, जो आपके ज़हन में अभी भी तरोताज़ा हैं, जो आपके लिए भी बहुत ख़ास हैं, क्या बताना चाहेंगे, कुछ ज़िक्र करना चाहेंगे? मैं स्कूल के दिनों से वही बताया कि मैं पहले से ही मेरा जो विचार था, और वो था कि बचपन से ही मैं बहुत शांत स्वभाव का था और झगड़ा झंझट इस सब से दूर रहता था।
और मैं जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी स्कूल में, जैसे एलोक्यूशन कंटेस्ट हुआ या डिबेट हुआ, ड्रामा हुआ, इवन वहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ड्रामा वगैरह में भी पार्टिसिपेट किया। वो मुझे यूपीएससी के इंटरव्यू में उसने मदद भी की, जो आप यूपीएससी की बात कर रही हैं, कि उसमें था कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपका क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें थी मेरे। तो एलोक्यूशन कंटेस्ट में मैं इंटर स्कूल और इंटर ये सब भी होता, तो उसमें भी मेरा काफ़ी, मतलब कि कहना नहीं चाहिए, प्रथम अधिकांशतः ज़्यादातर प्रथम स्थान प्राप्त होता था जी। तो ये है जी। जाते जाते आप हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं ये देना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा कहा। मैं चाहूँगा कि माँ की सेवा आप करें। पिताजी तो हैं, पिताजी का सम्मान करें, माँ की सेवा में करें। मैं अपनी माँ की आंखों में ईश्वर को देखता था। ईश्वर पूछते हैं लोग कहाँ हैं, मेरी दृष्टि में माँ की आंखों में, माँ के चरणों में ईश्वर है, तो इसलिए माँ की सेवा अवश्य करें। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। माँ के चरणों में ईश्वर है, आपने बहुत सुंदर ये बात कही। डॉक्टर अजय, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने अपने जीवन के इतने खूबसूरत लम्हे, इतने अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, और दूरदर्शन के पटना का भी धन्यवाद, क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति को यहाँ बुलाया गया। मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं इसके काबिल हूँ या ना हूँ, लेकिन आप सबका धन्यवाद, मैं सबका आभारी हूँ। जी, आपकी कुशादा दिली है ये, आपने ऐसा कहा सर, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बातचीत हुई हमारे आज के ख़ास मेहमान से, और अब वक्त हो चला है आपको अलविदा कहने का। लेकिन जाने के पहले आप बखूबी जानते हैं कि हमारी आपसे ये दरख्वास्त होती है कि आप अपने ख़त, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सके, जिसके लिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं अपना पता नोट करने का। तो फटाफट उठाए कागज़ और कलम, नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।